बच्चों आज हम सिविक्स का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। वी डिड हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर सिविक्स। सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एनसीईआरटी ने कैंसिल किया हुआ है काफी सालों से। सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 सिविक्स इज नॉट इन द पोर्शन, वो है ही नहीं। मे बी जो न्यू टेक्स्ट बुक्स अगर प्रिंट हुई होंगी तो मे बी वो चैप्टर 1 आया ही नहीं होगा। चैप्टर 2 है आपकी एनसीईआरटी, मतलब आपके सिविक्स का अगर पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा बनाई जाने वाली सरकार। डेमोक्रेसी अगर मैं आपको सादी भाषा में समझाऊं सो अगर आपके क्लास में मॉनिटर का चुनाव होना है, ठीक है, मैम को चुनना है मॉनिटर, तो क्या सिर्फ मैम चुन लेगी ऐसे ही भाई रैंडमली, भाई कोई भी बच्चा अच्छा लगे उसको उठा लें। सो दैट इज मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेसी क्या हुई, मैम बाकायदा इलेक्शंस कराएं क्लास में, अगर 40 बच्चे 50 बच्चे हैं, वोटिंग कराएं और वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा चुना जाए, मतलब 2-3 मैम कैंडिडेट चुन सकती है, भाई ये 3 बच्चे हैं इनमें से आप मॉनिटर चुनो। सो अगर प्रॉपर वोटिंग के बाद अगर कोई चुना जा रहा है सो दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है, उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। अगर आप रैंडमली किसी को भी उठा के खड़ा कर रहे हो कि ये आपका रूलर है, सो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी क्या है, जब लोगों, क्योंकि ये जो हुक्म चलाने वाला है, जो आप लीडर चुन रहे हो वो आप ही पे हुक्म चलाना है। हुक्म इन द सेंस उसको आपके बिहाफ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस सब बनाने हैं। सो अगर ये वाला पर्सन, अगर आपके मतलब आप इस पर्सन को अगर नहीं पसंद कर रहे हो, पसंद इन द सेंस अगर ये जो न्यू पर्सन है वो अगर सही नहीं है, ठीक है, बायस है, सो वो मतलब जो पब्लिक है वो दुखी होगी, ठीक है, पब्लिक को प्रॉब्लम ही होगी। सो पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमेशा डेमोक्रेसी में हमेशा इनको मतलब लोगों द्वारा ही चुना जाना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी, चैप्टर की स्टार्टिंग, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो रूलर्स हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा जब चुने जाते हैं लीडर्स तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। सो पहला फीचर क्या है डेमोक्रेसी के फीचर्स, खासियत। सबसे पहली खासियत क्या है डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहली खासियत है डेमोक्रेसी कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली खासियत है डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन है, आखिरी डिसीजन है, वो पावर हमेशा लोगों के जो इलेक्ट करते हैं उसके पास ही होना चाहिए। फिर से डेमोक्रेसी का पहला फीचर है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो हमेशा जिसको आपने चुना है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो वाला पावर उसके पास ही होना चाहिए जिसको लोगों ने चुना है। फाइनल डिसीजन का पावर उसी इंसान के पास होना चाहिए जिसे लोगों ने चुना है। ऐसे नहीं कोई भी डिसीजन ले रहा है, नहीं, जिसको लोगों ने चुना है, जो लीडर बनाया है लोगों ने, पावर उसी के पास ही होना चाहिए, ठीक है। सो ये समझाने के लिए ये फीचर, ये पहला फीचर समझाने के लिए डेमोक्रेसी का मैं आपसे एक केस स्टडी, जो कि पाकिस्तान की केस स्टडी है, वो डिस्कस करती हूँ। सो व्हाट इज दैट केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, बट अगर आप ये केस स्टडी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पाकिस्तान एक्चुअली में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। मतलब जैसे बोलता है वो अपने आप को कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, बट आप जब ये केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई थोड़ा सा गलत है पाकिस्तान। सो यहाँ देखो पाकिस्तान की केस स्टडी पढ़ते हैं। 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ था, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ था
उसने क्या किया, मिलिट्री कूप की। मिलिट्री कूप का मतलब क्या होता है, सारी मिलिट्री इकट्ठी की उस टाइम। मिलिट्री कूप करने का मतलब सारी मिलिट्री इकट्ठी की उस टाइम जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, 1999 में कोई गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में बनी हुई, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सारी मिलिट्री इकट्ठी की पाकिस्तान की, और उस गवर्नमेंट को जाके उसने उस गवर्नमेंट पे हमला कर दिया, या उस गवर्नमेंट को बोला कि भाई सरेंडर करो, एंड रिमूव डेमोक्रेसी फ्रॉम पाकिस्तान। और उस सरकार को हटा के जबरदस्ती वो जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो लोगों द्वारा बनी गई थी 1999 में, उस पे जाके उसने उनको मतलब उस गवर्नमेंट को बोला जाके कि भाई हट जाओ, ठीक है। सो इस तरह से जो डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में वो खत्म हो गई, ठीक है। उसने रिमूव कर दी, किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसने क्या किया, मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप क्या होता है, सारी आर्मी मिलिट्री इकट्ठी करके उसने क्या किया, मिलिट्री कूप करा। मतलब मिलिट्री कूप मतलब सारी मिलिट्री इकट्ठी करके उसने सारी मिलिट्री कूप की और वहां पे डेमोक्रेसी को हटा दिया, ठीक है। सो एंड ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट थ्रू अ रेफरेंडम इन 2002। और फिर एक रेफरेंडम पास करा। रेफरेंडम मतलब एक कानून वगैरह ऐसे बोल सकते हो। एक रेफरेंडम पास कराया और उसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया। 2002 में उसने एक रेफरेंडम पास कराया और उसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया, ठीक है। इन दिस रेफरेंडम, इस रेफरेंडम में बहुत सारे फ्रॉड्स थे, माल प्रैक्टिसेस थे। ये जो उसने रेफरेंडम मतलब वो जो उसने लॉ या कानून या नियम थे, इस लॉ कानून में बहुत सारे फ्रॉड्स, माल प्रैक्टिसेस, मतलब उसने बहुत झोल किए, ठीक है। खुद को प्रेसिडेंट घोषित करने के लिए उसने बहुत सारे झोल किए। सो in this General Musharraf done military coup and removed democracy from Pakistan. He announced himself as president through a referendum in 2002. उसने खुद को 2002 में प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 1999 में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा दिया रातों रात, और 2002 में तो उसने खुद को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया, ठीक है। इन दिस रेफरेंडम, यहाँ इसमें बहुत ही फ्रॉड्स थे, माल प्रैक्टिसेस थे, और इसके लिए मतलब ये जो ऐसा उसने कुछ ऐसा वो चक्कर चलाया कि सारी रिजल्ट्स उसी के ही फेवर में आई, ठीक है, कि भाई मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा, ऐसे करके उसने सारा चक्कर चलाया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट केम इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ। और जो इसने ये रेफरेंडम में जो ये माल प्रैक्टिसेस मतलब वो मिलावट जैसा होता है ना भाई, उसने कुछ ऐसे इधर उधर किया, कुछ वो सोर्सेस को ऐसे हिलाया, ठीक है। सो उसने अपना जो भी झोल किया या जो भी उसने कहते हैं ना कुछ गड़बड़ की, सो गड़बड़ की वजह से 2002 में उसी को ही मतलब वो वही मतलब प्रेसिडेंट बना। सो ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002। He changed the whole of the constitution of Pakistan. अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन गया, सो उसने क्या किया, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया 2002 में। 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब एक लॉ रूल्स की बुक इशू कर दी या एक रूल्स का पेज इशू कर दिया 2002 में। उसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल के रख दिया पाकिस्तान का। इसमें मतलब पाकिस्तान का जो भी रूल्स थे, जो भी उसके रेगुलेशंस थे, 2002 में मुशर्रफ ने सब बदल के रख दिए, ठीक है। मतलब मुशर्रफ आप देख सकते हो एक डिक्टेटर की तरह उभरा, ठीक है, जैसे हिटलर कैसे था। सो पाकिस्तान में 99, देखो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 99 एक बहुत पुरानी बात नहीं है। 1999 जैसे समय में मुशर्रफ ने ऐसा किया, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट हटा दी और खुद को उसने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। सो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, जो ये इसने नया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया, जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव करके इसने जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया, उसमें क्या बोला। सो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था पाकिस्तान का, हम ये पाकिस्तान की केस स्टडी कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या नया इशू किया मुशर्रफ ने। According to this, President can dismiss any national or provisional assembly. मतलब प्रेसिडेंट किसी भी नेशनल को, किसी भी प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। मतलब कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है। भाई पूरी की पूरी सरकार
प्रेसिडेंट किसी भी समय पे गिरा सकता है। पहला रूल ये था लीगल फ्रेमवर्क का। फिर दूसरा क्या था, इन ऑल कैबिनेट्स इट्स वर्क वाज सीन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इंक्लूड्स ऑल मिलिट्री पीपल। सारे कैबिनेट्स में, कैबिनेट्स मतलब सारे जितने भी, जैसे भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, मतलब कैबिनेट्स में सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में सारा काम लास्ट में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही देखती थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसके अंदर थी? मिलिट्री पीपल के अंदर। मतलब इन शॉर्ट उसने मतलब मिलिट्री को ही सारा जैसे पाकिस्तान हाथ में दे दिया था, ठीक है। सो क्या हो रहा था, मतलब तानाशाही हो रही थी, मिलिट्री का कंट्रोल हो गया था पाकिस्तान पे। सो इन ऑल कैबिनेट्स, सारे कैबिनेट्स में सारा वर्क नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही देखती थी, जिसमें सारे मिलिट्री के लोग ही होते थे। होल आर्मी वॉज कंट्रोल्ड बाय मुशर्रफ। सारी की सारी आर्मी मुशर्रफ ही कंट्रोल करती थी, ठीक है। होल आर्मी वॉज कंट्रोल्ड बाय मुशर्रफ। मतलब देखो, सारे कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रोल करता था। सिक्योरिटी काउंसिल किससे चलती थी? मिलिट्री से या आर्मी से, और आर्मी किससे चलती थी? मुशर्रफ से। इन शॉर्ट एक आदमी, एक मुशर्रफ, वो सारे कैबिनेट्स भी वही हैंडल कर रहा था, ठीक है। मतलब उसको तो लोगों ने लाया भी नहीं था, वो तो जबरदस्ती आया था, उसने तो जबरदस्ती मतलब टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। So, because of this laws, people who were elected could not do anything because all powers were with मुशर्रफ, ठीक है। अभी इसी वजह से मतलब कहीं पे किसी भी पार्टी का कोई भी जीते से, हम जो इलेक्शन कहीं हुए, छोटे मोटे इलेक्शंस हुए, तो कोई भी पार्टी का कुछ भी बन जाए, जैसे कोई कपड़ा मंत्री बन गया, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना, कुछ भी बने, पर एंड में क्या करता था? मुशर्रफ ही रूल, मतलब मुशर्रफ ही अपना डिसीजन फाइनल सुनाता था। मतलब उस आदमी पे तो वो रूल होता ही नहीं था। जैसे अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मुझे कुछ नया रूल पास करना है तो मुझे करना चाहिए ना, मैं मिनिस्टर हूँ, पर मेरे ऊपर कौन बैठा है? मुशर्रफ बैठा है। सो मुशर्रफ क्या कर रहा है? मुझे डिसीजन ही नहीं लेने दे रहा है, मैं ले रही हूँ, सो वो तो अपना डाल रहा है। सो इस तरह से होता था। जैसे यहाँ देखो, ये चीज पहले भी आ गई है, यही फीचर है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों ने जिसको चुना है, पावर उसके पास ही होना चाहिए फाइनल डिसीजन का। पर यहाँ आप देखो, पाकिस्तान में क्या हो रहा था उस टाइम? फाइनल पावर चुने हुए लोगों के पास नहीं आ रहा था, फाइनल पावर तो मुशर्रफ के पास ही था। फाइनल जो भी डिसीजन लेना था, कुछ भी करना था, मुशर्रफ ही लेता था, ठीक है। एंड व्हाट मुशर्रफ वांटेड ओनली दैट हैपेंड इन द कंट्री। जो भी मुशर्रफ चाहता था पाकिस्तान में वही होता था। What मुशर्रफ wanted only that happened in the country, ठीक है। जो भी वो चाहता था और देश में वही होता था, ठीक है। So in a democracy it is important that the people who are elected should have the powers only to make laws, others should not control it. So हमेशा डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट है। So in a democracy it is important कि जो लोग हैं, वो जो इलेक्ट हो रहे हैं, उनके पास ही पावर्स होने चाहिए कानून बनाने के, लॉज बनाने के, और बाकियों को उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर से एक डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि लोग जो इलेक्ट किए जा रहे हैं, उनके पास ही पावर्स होने चाहिए कानून बनाने के, और बाकियों को उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान बोलती है कि वो डेमोक्रेटिक है। अगर आज पाकिस्तान से पूछा जाए तो आप डेमोक्रेटिक हैं, वो बोलेंगे हाँ हम डेमोक्रेटिक हैं, बट इट स्टिल हैज मिलिट्री इफेक्ट ऑन इट्स गवर्नमेंट। मुशर्रफ तो चला गया, थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान ने थोड़ा, मतलब पाकिस्तान के लोगों ने थोड़ा रिवॉल्यूशन किया, मुशर्रफ हट तो गया, पर आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक पूरी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। अभी भी मिलिट्री गवर्नमेंट का वो जो इफेक्ट है पाकिस्तान पे है ही, ठीक है। सो ये थी हमारी केस स्टडी पाकिस्तान की, जो हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर समझाती है कि भाई किस तरह से डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ही होना चाहिए। रेस्ट मतलब होना चाहिए किसके पास? जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं उन्हीं के पास, ना कि उनके पास कि जो लोग खुद जबरदस्ती घुस जाते, जैसे कि परवेज मुशर्रफ। मिलिट्री कूप करने का मतलब वो जबरदस्ती उसने मिलिट्री को मतलब अटैक करवा दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट पे। मिलिट्री इकट्ठी करके
प्रेजेंट गवर्नमेंट पे उसने अटैक करा दिया, ठीक है। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, जो कि दिखाता है कि वहां पे फाइनल पावर जो लोग इलेक्ट किए गए हैं जनता द्वारा उनके पास नहीं, बल्कि डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर जो कि परवेज मुशर्रफ था उसके हाथ में थे। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरी केस स्टडी, जो कि है केस स्टडी ऑफ चाइना, ठीक है। हमने पहली केस स्टडी पाकिस्तान की पढ़ी और उस पाकिस्तान की केस स्टडी से हमें पहला हमारा फीचर मिला डेमोक्रेसी का, कि एक डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसके पास ही होना चाहिए जिसे हमने चुना है। बाय फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज पीपल हु आर इलेक्टेड, ठीक है। सो अभी हम दूसरी केस स्टडी पढ़ रहे हैं चाइना की, इससे हमको दूसरा फीचर मिलेगा डेमोक्रेसी का। सो वी आर नाउ स्टडीइंग द केस स्टडी ऑफ चाइना, चाइना की केस स्टडी पढ़ रहे हैं। सो केस स्टडी ऑफ चाइना में क्या है कि पहले चाइना के बारे में समझ लो। चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल में, इन एवरी 5 years देयर आर इलेक्शंस इन चाइना, 5-5 सालों में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में 3000 मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन होता है बाकायदा और 3000 लोग चुने जाते हैं, जो कि फिर वो 3000 लोग जो चुने जाते हैं वो वोट करते हैं और वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो यहाँ तक तो सब सही है, अच्छा है भाई, इलेक्शंस हो रहे हैं 5 साल में, 3000 लोग चुने जा रहे हैं, वो 3000 लोग फिर से वोटिंग करेंगे और प्रेसिडेंट चुनेंगे, ठीक है। सो ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है भाई, डेमोक्रेसी है। पर अब प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम है, फ्रॉम दीज 3000 मेंबर्स सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, नॉट ओनली दिस, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और अदर 8 स्मॉल पार्टीज विच सपोर्ट सीसीपी इन ऑर्डर टू फाइट इलेक्शन। अच्छा, अब पाकिस्तान में सबसे डोमिनेटिंग पार्टी का नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। फिर से देखो स्पेलिंग क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सबसे लीडिंग पार्टी है चाइना में, ठीक है। सो ये पार्टी क्या है, एक मगरमच्छ की तरह है, ये मगरमच्छ की तरह छोटी छोटी मछलियों को अपने अंडर में रखती है, ठीक है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, देखो 3000 लोग कैसे चुने जाते हैं, 3000 लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही होने चाहिए या 8 छोटी छोटी पार्टीज के होने चाहिए जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट कर रही है। अब देखो कैसे पागल बनाने का बिजनेस है, मतलब आप ऐसे करो कि ऐसे आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही चूज करना है, आप ऐसे करो आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही इंसान चुनना है। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो हुई नहीं ना, एक ही पार्टी है, इसको आप कान ऐसे पकड़ो कान ऐसे पकड़ो, आपको उसी पार्टी को ही चुनना है। इलेक्शन तो तब होते हैं ना जब अलग अलग पार्टीज, जैसे हमारे देश में भाई भाजपा भी खड़ा है, कांग्रेस भी खड़ा है, आम आदमी पार्टी भी खड़ा है, ठीक है, सब खड़े हैं, तो वो इलेक्शन हुआ। आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक इंसान बिठा रहे हो और दूसरे भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही जुड़े हुए होने चाहिए, सो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो ऐसा ही कुछ चाइना में होता है कि ये जो 3000 लोग चुने जाते हैं उसमें से जो कुछ लोग हैं वो आर्मी चुनती है, और इतना ही नहीं, वो जो कैंडिडेट है 3000 लोग हैं कंपलसरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या बाकी 8 पार्टियों के, छोटी पार्टियों के होने चाहिए जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। सो अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होना है या तो दूसरी 8 पार्टियों का होना है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सपोर्टर्स हैं, मतलब इन शॉर्ट आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन लड़ना है। 3000 लोग मतलब एक पागल जैसा टाइम पास होता है, एक ऐसे दिखावे जैसा होता है, भाई इलेक्शन हो रहा है, पर इलेक्शन जैसा तो कुछ है ही नहीं जब सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब बाहर से डेमोक्रेसी है पर अंदर से हिपोक्रेसी है, मतलब दिखावा छलावा है, ठीक है। सो दैट इज चाइना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय द सीसीपी, और इसी तरह से मतलब 3000 लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, तो फाइनली जो गवर्नमेंट बनती है, जो सरकार बनती है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, ऑब्वियसली, दिस इज द थिंग ओनली। सो इन केस ऑफ चाइना, चाइना के केस में चाइनीज पीपल डोंट हैव एनी ऑप्शन एज दे हैव टू चूज मेंबर फ्रॉम सीसीपी। मतलब आप देखें तो चाइना वालों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना, उनको जितने भी 3000 लोग हैं सारे कौन है, सीसीपी वाले ही हैं।
सो उनको इन 3000 लोगों में से ही मेंबर्स चुनने हैं, ठीक है। सो इनके पास ऑप्शन क्या होता है, जैसे सीसीपी 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 सीसीपी, क्या ऑप्शन है, सब सीसीपी है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट, इसमें से चूज करना है। क्यों? क्योंकि 3000 मेंबर हैं, या तो वो होने चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या तो उसके सपोर्टर पार्टीज के, इन शॉर्ट हुए तो उसी के ही ना। सो इस तरह से चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि चाइना का जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर मैनर में नहीं होते। फ्री मतलब कि खुलेपन से, और फेयर मतलब निष्पक्ष, वहाँ पे इलेक्शंस निष्पक्ष नहीं होते हैं। और यही हमारे डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए और एकदम आजाद पूर्ण तरीके से होने चाहिए। इस तरह से लोगों में भाई आपको सीसीपी का ही मेंबर होना है, ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यही हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है, द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, ठीक है। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ चाइना। मैं इस व्हाइट बोर्ड पे जितना भी लिखती हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड आपको सब कुछ लिखना है, इससे आपको समझ भी आएगा सब और आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों अभी हम केस स्टडी पढ़ते हैं मैक्सिको की। देखो हमने सबसे पहले केस स्टडी पाकिस्तान की पढ़ी, जिससे हमको पहला फीचर पता चला डेमोक्रेसी का, ठीक है। फिर हमने केस स्टडी चाइना की पढ़ी, अब हम केस स्टडी मैक्सिको की पढ़ते हैं। सो ये मैक्सिको और चाइना की केस स्टडी पढ़ने के बाद हमें दूसरा फीचर मिलेगा हमारी डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये दो केस स्टडीज पढ़ोगे तो हमारे डेमोक्रेसी के फीचर्स, भाई डेमोक्रेसी की दूसरी विशेषता क्या है वो पता लगेगी। सो हम पढ़ते हैं केस स्टडी ऑफ मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको आपको पता है छोटी सी कंट्री है। सो मैक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस, मैक्सिको फ्री कब हुआ था? मैक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1930, ठीक है। मैक्सिको 1930 में फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। और 2000 तक, 1930 से 2000 तक, फ्रॉम 1930 टू 2000 मतलब 70 इयर्स तक ओनली वन पार्टी, मैक्सिको की एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI, शॉर्ट फॉर्म PRI है और उसका फुल फॉर्म है उस पार्टी का इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। नाम देखो, शॉर्ट फॉर्म उल्टा है, नाम देखो कैसा है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी पर छोटा नाम PRI है। ये ध्यान रखना, इन्होंने उल्टा मतलब उल्टा नाम दिया है खुद को। देखो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी और इन्होंने शॉर्ट फॉर्म PRI दिया है, प्री, ठीक है, पर उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सो 1930 से 2000 तक मैक्सिको में एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी जिसका नाम था PRI, इसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। और इसी पार्टी की हर साल सरकार बनती थी। 1930 से 2000 तक कंटिन्यूअसली हर साल कौन जीतता था? PRI। कोई और पार्टी जीतती नहीं थी 70 इयर्स, ठीक है। सो इन मैक्सिको, अब मैक्सिको के बारे में थोड़ा जान लो। मैक्सिको में इलेक्शंस कैसे होते हैं? सो इन मैक्सिको इलेक्शन इज डन इन एवरी 6 इयर्स। मैक्सिको में 6 साल में इलेक्शन होते हैं, 6 इयर्स में होते हैं इलेक्शंस। There were many opposition parties also, but always PRI win elections. बहुत सारी opposition parties होती थी पर हमेशा PRI ही इलेक्शन जीतती थी, ठीक है। सो मैक्सिको में इलेक्शन 6 सालों में होते थे और इतनी सारी opposition parties थी पर हमेशा PRI ही इलेक्शन जीतती थी, ठीक है। सो ये चमत्कार PRI कैसे करती थी, ये महान काम PRI कैसे करती थी कि 70 साल से वो हार ही नहीं रही थी, ठीक है। ऐसा कौन है जो कभी ना हारे, ठीक है, कभी तो कोई हारता है ना, तो 70 इयर्स में एक बार ही नहीं हारी। सो क्या किया, व्हाट PRI डू टू विन इलेक्शंस, PRI ने क्या किया कि वो इलेक्शन जीतती जाती थी। व्हाट PRI डू टू विन इलेक्शंस, क्या करती थी इलेक्शन जीतने के लिए? सो पहला PRI used fraud and malpractices to win elections. PRI क्या करती थी? फ्रॉड करती थी। malpractices मतलब कुछ गड़बड़ करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। सो कौन कौन सी गड़बड़ और मिलावट करती थी? तो सबसे पहली गड़बड़, PRI का पहला काम,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स। कभी भी पीआरआई की कोई भी पार्टी मीटिंग हो, उस सारे सरकारी ऑफिसरों को उसको अटेंड करना ही करना है। सरकारी जितने भी ऑफिसर हैं, आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर, सारे ऑफिसर्स को उनकी एक एक पार्टी मीटिंग, किसकी, पीआरआई की पार्टी मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, वो कंपलसरी बना दी। मतलब एक तरह से उसने सारे ऑफिसर्स को अपना हिस्सा बना के रखा हुआ था। सेकेंड, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्स्ड पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई, ठीक है, यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स, ठीक है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स, ठीक है। जो सरकारी स्कूल के टीचर होती थी, मतलब वो सरकारी स्कूल की टीचर हैं, वहाँ के बच्चों के माँ बाप को जबरदस्ती फोर्स करती थी जब भी इलेक्शन आता था कि आपको पीआरआई को ही वोट करना है, इसी पार्टी को आपको जीताना, जबरदस्ती बच्चों के माँ बाप पे प्रेशर करते थे। और बच्चों जो स्कूल टीचर्स हैं तो फिर पेरेंट्स डरते हैं थोड़ा, वो सोचते हैं हमारे बच्चे के साथ भाई हम ना माने तो वो मानते थे, ठीक है। सो इस तरह से पेरेंट्स के थ्रू वोटिंग कराई, भाई पेरेंट्स को डराया जाता था टीचर्स के थ्रू, ठीक है। फिर थर्ड, मीडिया यूज्ड टू हाईलाइट ओनली गुड वर्क डन बाय पीआरआई। उस टाइम की जो मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, ठीक है, रेडियो वाले, वो सब क्या करते थे, खाली पीआरआई के अच्छे काम ही दिखा करते थे, वही सुना करते थे, ठीक है। मतलब आप कहाँ पे भी देखो, किसी भी न्यूज चैनल में, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, आर्टिकल में, सब में पीआरआई की सिर्फ अच्छी बातों का ही व्याख्यान होता था, उनकी अच्छी चीजें ही बताई जाती थी। सो एंड रॉन्ग थिंग्स डन बाय पीआरआई वाज इग्नोर्ड बाय मीडिया। और पीआरआई ने जो गलत चीजें करते थे, पीआरआई वाले जो गलत चीजें करते थे, मीडिया उसको कंप्लीटली इग्नोर करती थी, मीडिया उसको बिल्कुल नकार देती थी, मतलब मीडिया दिखाती ही नहीं थी। जैसे कुछ गलत किया, कुछ उन्होंने गलत नियम पास किया, या कुछ उनके पार्टी वाले ने किसी के साथ कुछ गलत किया, वो मीडिया कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे कभी कुछ नहीं दिखाती थी। मीडिया मतलब लोगों के पास जो न्यूज पहुंचाई जाती है, ठीक है। सो मीडिया वाले वो कभी पहुंचने ही नहीं देते थे। ऑल्सो मीडिया यूज टू हाईलाइट रॉन्ग थिंग्स डन बाय ऑपोजिशन पार्टी। और मीडिया क्या करती थी, पीआरआई के सारे अच्छे काम दिखा करती थी, टीवी पे, रेडियो पे सुनाती थी, न्यूज़पेपर में न्यूज छापती थी। पर मीडिया वाले सामने जो ऑपोजिशन पार्टी होती थी, पीआरआई के सामने जो ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी होती थी, और बाय चांस उन्होंने कुछ गलत किया, उनसे कुछ गलत हुआ, तो वो बहुत हाईलाइट करती थी अपने न्यूज़पेपर में, चैनल्स पे, रेडियो पे। मतलब पीआरआई के सारे अच्छे काम और सामने वाली ऑपोजिशन पार्टी के सारे बुरे काम दिखाती थी। तो पब्लिक के मन में इमेज कैसे बताते थे, मतलब ये मीडिया देखो सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है मीडिया। आज आप टीवी पे देखते हो, व्हाट्सएप पे देखते हो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, तो जो न्यूज देखते हो आपके मगज में वो घर कर जाती है, मतलब वो एक न्यूज आपको एक व्यू दे देती है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये लोग लोगों को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, लोगों के माइंड को कंट्रोल मीडिया से कर रहे थे। मतलब मीडिया के थ्रू उन्होंने लोगों की ऐसी सोच बनवा ली कि भाई पीआरआई अच्छे काम ही करती है और ऑपोजिशन पार्टीज बुरे काम ही करती हैं। पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड व्हिच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। अच्छा, अब और तो और क्या करती थी पीआरआई, वो जब पोलिंग का दिन आता था, जब वोटिंग का दिन आता था, उस टाइम जब पोलिंग बूथ सेटअप होते, जैसे आजकल होते स्कूल्स वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, तो उस टाइम पे भी जब स्कूल्स सारे ऐसे नियुक्त किए जाते थे या सारे सेंटर्स डिसाइड किए जाते थे, जानबूझ के दूर दूर रखती थी कि भाई लोग पहुंच ही ना पाए वोटिंग करने के लिए, ठीक है। भाई वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे नहीं, कम वोटिंग होगी तो ऑटोमेटिक हम जीतेंगे। सो मतलब इतना पीआरआई अंदर देखो कितना फ्रॉड कर रही है। सो पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड व्हिच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। दूर दराज इलाकों में पोलिंग बूथ रखे जाते थे तो लोग वहां तक जा ही नहीं पाते थे वोटिंग करने स्पेशल, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर है पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स।
और पीआरआई जब इलेक्शन का टाइम आता था फुल पैसा, पानी की तरह पैसा बहाती थी, पानी की नदियां बहा देती थी पैसों की। वो अपने जो उसका कैंडिडेट खड़ा है पीआरआई का इलेक्शन में, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए फुल पैसा बहाती थी। बड़े बड़े बोर्ड्स, टीवी में घड़ी घड़ी उसके एडवर्टाइजमेंट, एक एक शहर की एक एक गली में उसका बोर्ड, रैलियां कराती थी, फुल पानी की तरह पैसा बहा देती थी अपने कैंडिडेट के पीछे। ठीक है, सो इससे ये 5 ऐसे काम पीआरआई करती थी जिसकी वजह से 70 साल 70 इयर्स तक लगातार उसकी ही सरकार बनती रही। लोगों के साथ इस तरह से चीटिंग करती थी पीआरआई। इलेक्शंस होते थे, सब कुछ होता था, पर एक मतलब लोगों को जैसे पागल बनाया जा रहा था। ठीक है, सो इसी पर से हमारी मतलब चाइना और मैक्सिको की केस स्टडी से हमारा डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर आता है। डेमोक्रेसी की दूसरी विशेषता क्या है? सो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शंस ही होने चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम स्वतंत्र और एकदम बिना किसी चीटिंग वाले। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। उसमें जैसे जो आज जो पावर में है, जैसे इसमें मैक्सिको थी, सो जो पावर में है, जो आज पावर में है वो भी हार सके, मतलब वो भी हारे। फेयर चांस ऑफ लूजिंग मतलब उसको मतलब वो भी हारे, वैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वही जीते। ठीक है, सो डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ये सेकंड फीचर है। पहला क्या था? पावर उसी के पास होनी चाहिए जो इलेक्ट किया गया लोगों द्वारा। दूसरा कि पावर किसके दूसरा है इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर। सो इस तरह से टोटल हमने 3 केस स्टडीज की, उसमें से हमने 2 फीचर्स पढ़े, डेमोक्रेसी की 2 खासियतें पढ़ी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों अभी हम देखते हैं डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर। ठीक है, सो फीचर नंबर 3 ऑफ डेमोक्रेसी है, हेडिंग है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये थर्ड फीचर है हमारा डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। क्या है डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर? तीसरा फीचर बोलता है कि डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास, एडल्ट सिटीजन मतलब 18 या उससे ऊपर एज का इंसान, सो डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास 1 वोट होता है और हर वोट की, हर एडल्ट सिटीजन के पास 1 वोट होता है और हर वोट की 1 वैल्यू होती है। ईच वोट है 1 वैल्यू, हर वोट की 1 वैल्यू होती है, उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास 1 वोट होता है और हर वोट की 1 वैल्यू होती है। ठीक है, सो हम इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे। ठीक है, सर्टेन केस स्टडीज इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। पहली केस स्टडी पढ़ रहे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरेबिया में क्या है? सऊदी अरब में ये थर्ड फीचर फॉलो नहीं होता है। थर्ड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? कि हर एडल्ट सिटीजन मतलब कोई भी हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो या इवन, ठीक है, मतलब कुछ भी, गे, लेस्बियन, कुछ भी हो, कोई भी हो, उसका जो लिंग है कुछ भी हो, उसका सेक्स कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो, कोई भी कैटेगरी में आता हो, पर अगर एडल्ट है, 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है, सो उसे वोटिंग राइट है। पर सऊदी अरब में क्या है? ये थर्ड फीचर की ऐसी की तैसी करके रखिए। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में फीमेल्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, सऊदी अरब में औरतों को वोटिंग का अधिकार आज तक नहीं है। सऊदी अरेबिया में आज तक औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, सो आज कितना मॉडर्न हो गया है जमाना, फिर भी आज भी सऊदी अरब में वोटिंग राइट्स में औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता। सो एस्टोनिया सेकंड केस स्टडी है। एस्टोनिया भी एक कंट्री है, सऊदी अरब एक कंट्री है, एस्टोनिया भी एक कंट्री है। एस्टोनिया में क्या है? एस्टोनिया देश में दोज हु बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटीज आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। एस्टोनिया में कुछ ऐसा है,
मतलब जैसे हमारे में मेजोरिटी क्या है, हमारे देश में मेजोरिटी हिंदूज की है और बाकी सब माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। सो हम ऐसे बोलें कि भाई खाली मेजोरिटी वोट करेगी, सर खाली हिंदू वोट करेंगे, बाकी जो भी माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, ठीक है, वो सब वोट नहीं करेंगे। सो तो ये तो वैसा यहाँ मतलब अगर हम ऐसा बोले तो वैसा ही कुछ एस्टोनिया में है, ठीक है। एस्टोनिया में रशिया वाले माइनॉरिटी माने जाते हैं, रशियन माइनॉरिटी मानी जाती है। सो एस्टोनिया में दोज हु बिलोंग टू रशिया, दोज हु बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटीज, जो लोग माइनॉरिटी के हैं, रशियन माइनॉरिटी के हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं डाल सकते। अगर आप एस्टोनिया कंट्री में रह रहे हैं और अगर आप रशियन माइनॉरिटी के हो तो आप वोट नहीं डाल सकते, भले आप उस देश में पैदा हुए हो तो भी आप उस देश को में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, एस्टोनिया में। फिर एक और कंट्री है जिसका नाम है फिजी, FIGI, फिजी। इस कंट्री में दोज हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ फिजी, इस देश में ऐसा है जो लोग फिजी में पैदा हुए हैं, जिनके बाप दादा फिजी के ही थे, वही वोट डाल सकते हैं। मतलब ओरिजिनली अगर आप फिजी के इनहेबिटेंट हो, ओरिजिनली अगर आप फिजी के रहने वाले हो तो आपके वोट की वैल्यू 1 गिनाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं फिजी में वोटिंग हुई और मैं फिजी की ही रहने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा भी फिजी के थे, मेरे दादा फिजी के, सो हम मतलब मेन हमारा जो वतन था वो फिजी था, ठीक है, फिजी के ही पैदाइश थे। सो फिजी में जब वोटिंग आया तो मैंने वोट डाला तो 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, मैंने डाला क्योंकि मैं फिजी की पैदाइश हूँ तो मुझे 1 वोट 1 वैल्यू। पर मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, मेरी फ्रेंड वो फिजी की नहीं थी, उसके फादर मदर लंदन से आए हुए थे, मतलब थे तो बहुत सालों से, तकरीबन 30 ईयर से यहीं के थे, पर क्योंकि 30 साल तक वो 30 साल वाले फिजी में रहे, पर फिर भी वो आउटसाइडर ही गिनाते हैं, आउटसाइडर मतलब बाहर से आने वाले। तो जब वोटिंग का दिन आया तो जब वोट डाला तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स के वोट को, एक वोट को हाफ गिना, हाफ। मतलब ये कोई सिस्टम हुआ कि भाई अगर आप फिजी के रहने वाले हो तो आपके वोट की वैल्यू 1 है, अगर आप फिजी के बाहर के रहने वाले हो, मतलब आप आउटसाइडर हो, कहीं बाहर से आके बसे हो, ठीक है। हमारे इंडिया में भी काफी लोग हैं जो पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं, दूसरे देशों से आके यहाँ आके सेटल हो जाते हैं। सो थोड़े टाइम के बाद उनको वोटिंग राइट और सब मिलता है, पर यहाँ तो ऐसा है फिजी में अगर आप बाहर से आए हो आपको वोटिंग तो मिलेगा, पर आपके वोट की कीमत आधी होगी, मतलब आधी वैल्यू, आप 50% वैल्यू होगी, एक वोट डालोगे आधा गिनेगा आपका वोट, ठीक है। फिजी के हो तो एक वोट एक काउंट होगा, और अगर आप आउटसाइडर हो, फिजी के नहीं हो, सो आधा वोट गिनेगा। सो तीसरे फीचर, ये तीसरा फीचर और ये तीसरे फीचर, 3 कंट्रीज जो तीसरे फीचर को बिल्कुल मानती ही नहीं है, ऐसी 3 कंट्रीज, ठीक है। सो हम हर फीचर के साथ एक ऐसी कंट्री की केस स्टडी लेते हैं जिस कंट्री में उस फीचर को माना ही नहीं जाता और उस देश की कितनी बुरी हालत होती है। बच्चों अभी हम हमारे डेमोक्रेसी का 4th फीचर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स देखे, ये 4था फीचर अभी देख रहे हैं। फीचर नंबर 4 ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सिटीजन राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो भी सरकार हम चुनते हैं, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम चुनते हैं, वो जो रूल्स, वो उसकी रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशन की हद में होनी चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो सब फॉलो करते हुए ही उसको रूल करना चाहिए। मतलब कभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने ना करे, भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने जो रूलिंग पार्टी है, वो भाई किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए। एंड सिटीजन राइट्स, तो मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके राइट्स का, उनके जो अधिकार है उसका भी ख्याल रखे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए काम करे। रूलिंग गवर्नमेंट, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स रेगुलेशंस बोले हैं फॉलो करते हुए, वो फॉलो करते हुए उसे रूल करना है। और उसे ये भी ध्यान रखना है कि वो लोगों के अधिकार, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब लोगों के अधिकारों को वो ना खराब करे, ठीक है। मतलब लोगों के अधिकार को भी नहीं छीनना है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के कहे हुए में ही मतलब रूलिंग करनी है, ठीक है। सो इसी ये वाला फीचर समझाने के लिए मैंने एक यहाँ केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे लिखी है। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे 1980 में जिम्बाब्वे को गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड जानु पीएफ पार्टी वाज रूलिंग सिंस देन। 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली और एक पार्टी थी जिसका नाम था जानु पीएफ, ZANUPF। ये पार्टी का नाम है, जैसे हमारे देश में बीजेपी है वैसे मतलब जिम्बाब्वे में जानु पीएफ करके पार्टी थी। तो ये पार्टी तब से रूलिंग कर रही है, मतलब जब से 1980 से जिम्बाब्वे जब से इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तब से यही पार्टी रूलिंग कर रही है। So this party under the leadership of Robert Mugabe helped to gain independence। ये जो पार्टी थी जानु पीएफ ने किसके लीडरशिप में, क्यों लोग इस पार्टी को मानते थे, तो जानु पीएफ पार्टी को इसलिए माना जाता था क्योंकि उसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने बहुत जिम्बाब्वे को आजादी दिलाने के लिए फुल कोशिश की थी। जानु पीएफ पार्टी के साथ रॉबर्ट मुगाबे ने पूरी कोशिश की थी अपने जिम्बाब्वे को आजाद कराने के लिए। रॉबर्ट मुगाबे वॉज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल एंड आफ्टर इलेक्शंस ही वॉज मेड प्रेसिडेंट। सो रॉबर्ट मुगाबे को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और फिर जब इलेक्शंस हुए, जिम्बाब्वे जब आजाद हुई और फिर जब इलेक्शंस हुए तो रॉबर्ट मुगाबे को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। इलेक्शंस के बाद उसे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। But he changed the constitution and given most of the powers to the president। पर उसने क्या किया, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, he changed the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो जिम्बाब्वे का संविधान थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, उसने उसी को ही सब बदल दिया। he changed the constitution। देखो फीचर क्या है डेमोक्रेसी का कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए काम करना है, पर रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। he changed the constitution and given most of the powers। और इसने most of the powers, ज्यादा से ज्यादा पावर्स उसने प्रेसिडेंट को दे दिए। most of powers to the president मतलब खुद को, उसने जितने भी पावर्स थे देश के सारे खुद को प्रेसिडेंट को दे दिए, ठीक है। Those who opposed him were harassed and sent to jail। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, मुगाबे के ऐसे में मुगाबे जो ये भेदभाव करता था उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, उन्हें हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था और सीधा जेल में डाल दिया जाता था। He made strikes illegal। अब लोग देखो, कभी लोग किसी सरकार से खफा होते हैं तो सड़क पे मोर्चे, आंदोलनों के लिए, स्ट्राइक्स के लिए उतरते हैं, पर मुगाबे ने स्ट्राइक्स को भी इलीगल बना दिया। इलीगल मतलब आप स्ट्राइक्स कर ही नहीं सकते हो, वो गैर कानूनी कर दिया। मतलब यहाँ देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब फ्रीडम छीनी जा रही है नागरिकों की। रेडियोज एंड टीवीज वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। जो रेडियो थी, टीवी थी, जो भी न्यूज रेडियो पे आएगी, टीवी पे जो भी न्यूज दिखाई जाएगी, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। जानु पीएफ पार्टी कंट्रोल करती थी कि कौन सी न्यूज दिखानी है, कौन सी नहीं। Only what government wanted that news was printed in the newspapers। न्यूज़पेपर्स में वही छपता था जो जानु पीएफ गवर्नमेंट चाहती थी, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी में कुछ नहीं दिखाया जाता था, ना कुछ छपा जाता था। गवर्नमेंट्स डिडंट ओबेड कोर्ट्स टू। और जो सरकार थी, ये जो सरकार थी जानु पीएफ, वो कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानती थी, जबकि डेमोक्रेसी में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पर वहां पे कोर्ट को भी नहीं सुना जाता था। जजेस वर प्रेशराइज्ड टू डू रॉन्ग जजमेंट। उल्टा जो जजेस होते थे भाई, कुछ ईमानदार जजेस होते थे, उन्हें प्रेशर करते थे कि आप गलत जजमेंट दो, ठीक है। हमेशा मतलब सब गलत ही हो रहा था। सो आप देख सकते हो कि भाई ये जो जिस पे लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, जो रॉबर्ट मुगाबे जिस पे लोगों ने इतना ट्रस्ट किया, उस मतलब वो रॉबर्ट मुगाबे कैसा निकला, ठीक है। सो आज हमने डेमोक्रेसी जब शुरू किया चैप्टर, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी और अलग अलग केस स्टडीज पढ़ते पढ़ते हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स देखे। सो वही आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड पे आज मैंने शुरू से एंड तक जितना भी लिखा है वो सब आपको लिखना है, A to Z एक एक चीज लिखनी है, पर साथ में
आज मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको। द होमवर्क इज क्वेश्चन डिफाइन डेमोक्रेसी एंड राइट इट्स फीचर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है और उसके फीचर्स लिखो। सो जैसे ही मैंने ये चालू किया था लेक्चर, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी है। इस आंसर में वो पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर मैंने 4 फीचर्स लिखाए हैं अलग अलग, वो 4 फीचर्स साथ में लिख दोगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड राइट इट्स फीचर्स। सो आप वो पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और 4 उसके फीचर्स लिखोगे। ठीक है, एक एक ये इस मतलब एक एक ये पूरा नोट है एक तरह का, सारे नोट्स पढ़ोगे आपको मतलब एग्जाम के टाइम रिवीजन में अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से परफेक्टली मेंटेन करना। ठीक है, चले, थैंक यू।